नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से घटना सूत्र की इस खूबसूरत पहल में स्वागत है, जहां पर हम आज लेके आए हैं 17 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स, जो कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स या वेरियस न्यूज़पेपर्स से लिए गए हैं, जो यूपीएससी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम को पॉइंट आउट करते हैं। तो यहाँ हम पहले देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इनमें से अगर आप देखें, पहला आर्टिकल बात करें किसके बारे में, पहला आर्टिकल बात करेगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र को दक्षिण पूर्वी एशिया का प्रवेश द्वार बताया है एस जयशंकर ने, जो विदेश मंत्री हैं। तो ये क्या है और जो पूर्वी उत्तर पूर्व एशिया है उसका क्या रोल है, अगर हम देखें जो पूर्वी एशियाई देश हैं उनके संबंध में, तो ये आर्टिकल इसी के बारे में बात कर रहा है। दूसरा, भारत उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो कुछ सैन्य अभ्यास के बारे में देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पीआईबी में आया था। एआई में जो हेलुसिनेशन होता है, जिसमें गलत जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, उसमें क्या डेवलपमेंट हुई उसके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ अगर हम देखें भारत अमेरिका को निर्यात व चीन से आयात का क्या अभी वर्तमान में सिचुएशन है, क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में समझेंगे। साथ ही साथ राज्य में पहली बार 14 प्राचीन वृक्षों को जो धरोहर घोषित किया, बीपीएससी का आर्टिकल है, तो इसे हम डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे, आप उसे खुद से पढ़ सकते हैं। सातवां आर्टिकल बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय का जो कांछा गांची बोगली जंगल की सुरक्षा का आदेश दिया उसके बारे में, जो तेलंगाना का है। मुख्य परीक्षा में संबंधित कुछ आर्टिकल है, जैसे संतुलित व्यापार के बारे में, जो कहीं ना कहीं आपने देखा कि अमेरिका ने जैसे टैरिफ लगाई उसके बाद व्यापारिक संतुलन, ये सारी चीज़ें, व्यापारिक घाटा काफ़ी न्यूज में रहा है, तो ये टॉपिक हमें जानना समझना है। यूएस का पारस्परिक टैरिफ प्रतिक्रिया, साथ ही साथ वक्फ कानून के बारे में आर्टिकल है। पहला आर्टिकल बात कर रहा है उत्तर पूर्वी क्षेत्र को दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार बताया जयशंकर ने। आपको पता है कि जो भारत का उत्तर पूर्व एशिया है, अगर आप देखें तो उत्तर में अगर आप देखें चीन से, पूर्व में म्यांमार से और यहाँ पर बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। अगर हम देखें म्यांमार से 4 राज्यों की सीमाएं साझा होती है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम। फिर आप देखेंगे बांग्लादेश को हम 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है, जहाँ पर पश्चिम बंगाल है और ये सारे। तो जो अब अगर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट का या उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, उसके बाद जो पूर्वी एशियाई देश उनका मैप देखेंगे तो म्यांमार, इसके बाद आपको कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ये सारी कंट्रीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें लैंड से कनेक्टिविटी यहाँ पर है, और इसीलिए जयशंकर ने इस पॉइंट को बताया है कि ये जो है एशिया के साथ जो हमारा पूर्व का व्यापार है उसके लिए क्या है, एक प्रवेश द्वार है। अब अगर आप देखें भारत में जो पॉलिसी रही है उसमें आप देखेंगे लुक ईस्ट पॉलिसी रही है, पहले लुक ईस्ट पॉलिसी, जहाँ पर हम जो पूर्वी एशियाई देश हैं उनके साथ बेहतर संबंध बना के रखते थे, लेकिन बाद में लुक ईस्ट पॉलिसी का जो रूपांतरण एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हुआ है। और जिसके बाद अगर आप देखें तो भारत न सिर्फ देखता है, समझता है, उनकी आवश्यकता पर उनकी मदद करता है, साथ ही साथ अगर आप देखें आर्थिक रूप से सहायता करता है, बिना किसी उम्मीद के कि वो उधर से हमें पैसे लौटाएंगे या कोई ऐसी सहायता वो करेंगे। भारत एक तरफा सहयोग देता है। इसके बारे में अगर इंपॉर्टेंस अगर आप देखें तो आपको पता होना चाहिए कि 4500 किलोमीटर का जो हमारा बॉर्डर है नॉर्थ ईस्ट के, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करता है, जहाँ पर हम भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश, चीन के साथ सीमाएं साझा करते हैं। फिर साथ ही अगर आप देखें जो आसियान कंट्रीज हैं उनके साथ हमारा जो नॉर्थ ईस्ट की जो सीमाएं हैं वो साझा होती हैं। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल ट्रेड हब के रूप में भी अगर आप देख सकते हैं। अब अगर आप देखें ये तो हुई बात यहाँ पे संभावनाओं की या तो जो चीज़ें हैं, लेकिन क्या अभी भारत कर क्या रहा है, अगर आप देखें यहाँ पर तो आप देखेंगे एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अलावा काला आदान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में आपने सुना होगा, जहाँ पर अगर आप देखेंगे कि म्यांमार के साथ भारत एक ट्राइलेटरल मार्ग बना रहा है, जिसमें अगर आप देखेंगे रोडवे है, रेलवे है और जल मार्ग भी है, जहाँ से हम क्या करेंगे म्यांमार के थ्रू नॉर्थ ईस्ट को कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे। साथ ही साथ अगर आप देखें इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, IMT ट्राइलेटरल हाईवे भी भारत बना रहा है। BBIN प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल है, जिसमें आपस में रोड कनेक्टिविटी इंश्योर करना, जिससे व्यापार को स्मूथली आसानी से किया जा सके। ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे NEIDS है, नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम है, जिसमें प्रयास किया जा रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट्स है, चाहे वो इंटरनल या हमारे देश के भीतरी जो व्यापार है उनकी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे एक्सटर्नल जो बड़े जो इकोनॉमीज़ हैं, जैसे अमेरिका की इन्वेस्टमेंट अरुणाचल प्रदेश में लाना हो, या बहुत सारी ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जहाँ के इन्वेस्टमेंट नॉर्थ ईस्ट में लाना हो, नॉर्थ ईस्ट को डेवलप किया जा सके, ये प्रयास लगातार यहाँ पे आप देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा। इस बारे में यहाँ पे ये आर्टिकल था। और ओवरऑल अगर आप देखें तो यही बात कर रहा है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी में नॉर्थ ईस्ट का इंपॉर्टेंस रोल हो जाता है, क्योंकि लैंड कनेक्टिविटी होती है, जिससे व्यापार हो चाहे संबंध हो आपस में बनाए जा सकते हैं। साथ ही साथ शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए नॉर्थ ईस्ट का जो संबंध है, नॉर्थ ईस्ट राज्यों का और पूर्वी एशियाई देशों के बीच बेहतर एक संबंध की आवश्यकता है। ये आर्टिकल यहाँ पे बात कर रहा है, जो कहीं ना कहीं GS पेपर 2 है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, उसमें अगर आप देखें नॉर्थ ईस्ट का जो टॉपिक है, साथ ही साथ इंटरनल सिक्योरिटी GS 3 का जो टॉपिक है वहाँ से ये मैच करता है। तो यहाँ पर हमने इस आर्टिकल के बारे में देख लिया, ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें वही सारी बातें मिलेंगी कि निवेश पर फोकस है 2025 में, नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, जो आप देखेंगे। साथ ही साथ अगर आप देखें, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं
इसके अलावा अगर आप बात करें तो इसके अलावा क्या पाएंगे अगले आर्टिकल में, अगला आर्टिकल बात करेंगे भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में कि ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते समझते हैं कि आखिर है क्या। अगर आप पाएँ कि भारत का लगातार क्या है, किसी न किसी देश से संयुक्त सैन्य अभ्यास होता रहता है, आपको आए दिन न्यूज में आता होगा। तो अब यह है क्या, इसके बारे में अगर आप देखें कि क्यों ऐसे अभ्यास किए जाते हैं, तो अगर आप देखें तो बेसिकली अगर आप देखें भारत 3 तरह के जो सैन्य अभ्यासों में पार्टिसिपेट करता है, 3 तरह के। एक तो पहला होता है कि मल्टीलेटरल जो होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, अंतर्राष्ट्रीय, जिसमें बहुत सारे पक्ष इन्वॉल्व होते हैं, या 2 से 3 पक्ष इन्वॉल्व होते हैं। फिर उसके अलावा आप देखेंगे एक इंडिया स्पेसिफिक होते हैं, जैसे अगर आप देखें इंडिया स्पेसिफिक, अगर आप देखें इंडिया स्पेसिफिक। इसके अलावा अगर आप देखें ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज होती हैं, 3 सेनाओं के बीच ट्राई सर्विसेज होती हैं। तो ये तो बात होती है। अगर आप बात करें 2002 में अगर आप देखें ऑपरेशन पराक्रम के बाद जो अभ्यास है उनकी श्रृंखला लगातार बढ़ी। फिर मालाबार अगर आप अभ्यास के बारे में जानते होंगे, जहाँ जापान ऑस्ट्रेलिया बाद में शामिल हुए। इस तरह से बहुत सारे सैन्य अभ्यास हैं। अब उनमें से कुछ सैन्य अभ्यास के बारे में अगर आप बात करें, जैसे जो अगर आप देखें कहीं मल्टी पार्टी इन्वॉल्वमेंट होती है या 2 पार्टियां हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है उसका महत्व होता है। जैसे युद्ध अभ्यास के बारे में आपको पता होगा, युद्ध अभ्यास के बारे में अगर पता हो तो आपको पता होगा अमेरिका के साथ भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो हर साल होता है, सेना को बेहतर तालमेल बनाया जा सके। फिर मालाबार सैन्य अभ्यास है, मालाबार सैन्य अभ्यास जो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है। उसके अलावा गरुणा सैन्य अभ्यास, यहाँ पे एक प्रॉपर लिस्ट दी हुई है, इसे आप देख सकते हैं, जो PMFIS द्वारा बनाई गई है, उसे आप देख सकते हैं, उससे आप चीज़ें को रिवाइज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा शक्ति सैन्य अभ्यास है फ्रांस का, गरुणा भी फ्रांस का है, हैंड इन हैंड चाइना के साथ होता है। तो अब देखें कि जो भारत में जो सैन्य अभ्यास है इन देशों के साथ होता रहता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बात करें, ये एक तरह से क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव का भी काम करता है। जैसे भारत जब क्वाड के साथ या अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास करता है तो चीन के ऊपर एक प्रेशर बनता है कहीं ना कहीं, तो चीन को संतुलित करने के लिए। फिर अगर आप देखें भारत जब चाइना और रशिया के साथ सैन्य अभ्यास करता है तो कहीं ना कहीं जो पश्चिमी देश उनके साथ भी संतुलन बनाने का प्रयास करता है कि ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से हम आपके ऊपर निर्भर हैं। हम क्या करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। इस तरह बहुत सारे सैन्य अभ्यास होते हैं। संप्रीति हो बांग्लादेश के साथ हो, इंदिरा हो रूस के साथ हो, वज्रपहार अमेरिका के साथ हो, अल नगाह ओमान के साथ हो। तो बहुत सारे इस तरह सैन्य अभ्यास होते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें इंडिया स्पेसिफिक भी सैन्य अभ्यास होते हैं। गगन शक्ति के बारे में आपको पता होना चाहिए। गगन शक्ति के अलावा त्रिशक्ति जो सेना की सामरिक तैयारी संबंधित है। तो ऐसे बहुत सारे सैन्य अभ्यास हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इस सारी चीज़ों को देखा। अब यहाँ पर वही बात है कि जो 10 सैन्य अभ्यास है वो आयोजित हो रहा है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जब USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो उसमें से बहुत सारे देश निकले थे, जिनमें से कजाकिस्तान एक देश है। ठीक है, और उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान के बीच अरल सी है, ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें ये बात हो रही कि वायुसेना कितने सैनिक शामिल हो गए, तो ये छोटी छोटी बातें, इसमें इतना वो नहीं है। आतंकवादी विरोधी संबंधियों को संबोधित करना, आतंकवादी विरोधी अभियान चलाना, ये सारी बातें बेसिक बातें इसे आप पढ़ के यहाँ पे समझ सकते हैं। मेन जो करंट अफेयर्स की बातें थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अगला आर्टिकल बात कर रहा है कि AI क्या कहता है, हेलुसिनेशन करता है, ये इसके बारे में आर्टिकल है। देखिए, जब AI मॉडल जैसे कि ChatGPT गलत जानकारी दे देता है तो इसे हेलुसिनेशन कहा जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसे इसलिए होता है कि उनके AI के पास जो डाटा होता है पुराना होता है, कभी कभी अधूरा होता है। फिर विषय की जो सब्जेक्ट मैटर की जो जानकारी होती है लिमिटेड होती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, ये सारी चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। हाल ही में क्या हुआ, अगर आप देखें, हाल ही में बड़ी भाषा मॉडल जैसे ChatGPT ने काफ़ी प्रगति की है। गलत जानकारी उत्पन्न करने की प्रवृत्ति अभी एक समस्या बनी हुई है। AI की विश्वसनीयता का मूल्यांकन तथ्यात्मक सटीकता और समान ग्राउंड्स पर प्रतिक्रिया के निरंतर जैसे कार्यों में किया जाता है। इसके बारे में देखिए, AI टूल जैसे ChatGPT अभी भी कुछ विशेष परिस्थितियों में हेलुसिनेशन का शिकार होते हैं। इनमें अस्पष्ट विषयों को देखना, पुराने डाटा पर निर्भर रहना या डाटा की कमी शामिल है। वर्तमान में चल रहे उद्देश्य बेहतर डाटा और सेट मॉडल के लिए प्रदान करते हैं। हेलुसिनेशन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने आपको हेलुसिनेशन के बारे में बताया। ठीक है, इसके अलावा अगर आप AI की विश्वसनीयता को परिभाषित करना, निरंतरता हो, तथ्यात्मकता हो, तो यहाँ पर AI के उपयोग की बात हो रही है। अब क्या बात हो रही है कि AI मॉडल विश्वसनीय है, तो आप देखेंगे बहुत सारे अपडेटेड वर्जन आ रहे हैं। ChatGPT में अपडेटेड वर्जन आना हो, चाहे क्लाउड का हो, फिर ChatGPT 4.0 का हो, चाहे LLMA का हो, गूगल का जेमिनी हो, जो कहीं ना कहीं ऑथेंटिक डाटा देने का प्रयास करते हैं। तो ये सारे प्रयास चल रहे हैं। अगर आपको पता होना चाहिए कि ये जो कीवर्ड्स हैं, है ना, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किससे संबंधित है। कभी कभी साइंस एंड टेक में ऐसे कीवर्ड्स दे दिया और आपको बात कर दिया कि ये जो AI संबंधित है नहीं है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए। अब अगर आप बात करें, इसी से जुड़ी हुई बात करें कि भारत AI की दिशा में क्या कर रहा है, तो उसके कुछ पॉइंट्स अगर हम देखें तो आप पाएंगे कि जो नीति आयोग है, नीति आयोग की स्ट्रैटेजी है 2018, स्ट्रैटेजी ऑन AI 2018, जिसमें नीति आयोग प्रयास ये कर रहा है कि चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, स्मार्ट मोबिलिटी का क्षेत्र हो, शहरी प्रशासन का हो, अर्बन गवर्नेंस का हो, इनमें क्या करना है, समावेशी विकास के लिए, अगर आप देखें इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए AI का यूज करना है। ये तो भारत प्रयास कर रहा है। इसके अलावा भारत नेशनल AI पोर्टल भी बनाया है, AI पोर्टल भी बना के बैठा है, जो 2020 में जैसे भारत ने लॉन्च किया था, जिससे AI से जुड़ी जो खबरें हैं, शोध पत्र हैं, इनको प्रकाशित किया जा सके।
छात्रों और शोधकर्ताओं को जानकारी देना। इसके अलावा अगर आप देखें RAISE रेस समिट भी आयोजित करता है, जिसमें रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट की बात होती है। अक्टूबर 2020 में इसका पहला सम्मेलन होता था। साथ ही साथ अगर आप देखें इंडिया AI जैसे डिजिटल इनिशिएटिव है। अब स्टार्टअप्स को भी भारत बहुत सारे प्रमोट कर रहा है। जैसे अगर आप देखें STPI करके एक स्टार्टअप है ना, जिसे भारत सरकार मदद भी कर रही है। AI में कौशल विकास में सरकार प्रयास कर रही है। फ्यूचर स्किल्स फ्रॉम प्राइम हो, चाहे AI फॉर ऑल हो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। तो अब ये तो बात हो गई, फिर क्या किया जा सकता है। तो अगर आप देखें इंडिया को भी इस टेक्नोलॉजी में क्या कहीं ना कहीं जो स्वदेशी है इस चीज़ को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप देखें तो इसका यूज़ कर अगर आप देखें चाहे डाटा एनालिटिक्स हो, सारी चीज़ों पर इसका बेहतर उपयोग किया जा सकता है। ये बात हो गई इस आर्टिकल की। अगला आर्टिकल यहाँ पर हम देखें जो बात कर रहा है भारत अमेरिका को निर्यात में, चीन आयात में रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया है। अब अगर आप देखें जब से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा की है तो यह काफ़ी बड़ा मुद्दा बन चुका है कि जो विश्व में क्या है, कहीं ना कहीं मंदी छा सकती है और जो आपस में व्यापार हो रहा है उसमें कमी आ सकती है। लेकिन अगर आप देखें अभी एक डाटा आया है जो बात कर रहा है, किस बारे में बात कर रहा है, वो बात कर रहा है कि जो इंडिया है और जो भारत अमेरिका है और चाइना है, अभी इनके नए डाटा आए हैं और जो कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि जो पुराना हमारा जो ट्रेड था इनसे, उससे भी मामला कहीं आगे बढ़ गया है। अगर आप बात करें यहाँ पर तो आप यहाँ पे ये पाएंगे कि अमेरिका में अगर हम देखें जो हमारा निर्यात था उस पर हमने 86.51 क्या है 2024-25 में हमने क्या किया, वहाँ पे निर्यात किया $1 बिलियन का। ठीक है, वहीं अगर आप देखें चाइना से जो हमारा इंपोर्ट है वह भी बढ़ गया है और 113.45 बिलियन डॉलर हमारे इंपोर्ट हो गए। तो आप देखें जो अमेरिका से हमारा व्यापारिक घाटा था, व्यापारिक घाटा तो नहीं है, हमारा ट्रेड सरप्लस है अमेरिका से, है ना, वो तो बढ़ा है। वहीं अगर आप देखें चाइना से क्या हुआ है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट अभी लगातार बढ़ता गया है। अब मार्च अगर खाली 2025 में अगर आप देखें ना तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे अमेरिका कुछ $10 बिलियन से ज़्यादा का निर्यात हुआ है। वहीं चाइना में अगर आप देखें, चाइना के बारे में मैंने यहाँ पे बताया, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब चिंताएं इससे अगर आप देखें बेसिकली ये हो जाती है कि अभी भी अगर आप देखें इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मशीनरी हो, केमिकल्स हो, इंटरमीडिएट गुड्स हो, उस पर हमारी जो निर्भरता है चाइना पे बनी हुई है, जिससे हमारा चीन के साथ जो व्यापारिक घाटा है बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखें WTO के अनुसार 2024 में केवल 2.6% वैश्विक व्यापार वृद्धि का अनुमान है। जो भारत की जो वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी है वो अभी देखें सिर्फ 2.6% है। वहीं चाइना की अगर इससे तुलना में देखें तो लगभग 20%, 15-20% के आसपास हो जाती है। फिर अगर आप देखें स्ट्रक्चरल वीकनेस, अगर आप देखें आत्मनिर्भरता, कितने सारे प्रयास किए जाने, चाहे MSME को प्रमोट किया जाना हो, चाहे मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव को लेके आना हो, फिर चाहे PLI प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम को लेके आना हो, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लैक्स क्या है वो बने हुए हैं। अब अगर आप देखें FTA को भारत प्रमोट कर रहा है, जिससे फ्री ट्रेड क्या किया जा सके, एक एग्रीमेंट्स को बढ़ावा दिया जा सके। तो जहाँ चाइना के साथ जो हमारा व्यापारिक घाटा है उससे दूसरे देश के साथ क्या किया जा सके, संतुलित किया जा सके। ये तो बात हो गई जो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे इसके बारे में यहाँ बात की। यहाँ पे एक स्टैट्स है जो पुराना है 2023 का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बात कर रहा है। फिर इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पर कुछ आंकड़े हैं जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको कोट कर दिए हैं, जो व्यापार मंत्रालय से प्राप्त हुए थे और जो उन्होंने डाटा दिया कि चीन के साथ साल 11.5% जो हमारा आयात है उसकी वृद्धि होती जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता है व्यापार को। अगर भारत को अगर देखें मेक इन इंडिया जैसे प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाना चाहिए। अभी जिस तरह से चाइना के खिलाफ बहुत सारी कंट्रीज़ का एक रुख है, उसमें भारत लाभ उठा सकता है कि अपने देश में निवेश संबंधी जो नीतियाँ हैं इसको आसान करे, है ना। तो ये सारी चीज़ें करके इसको हम क्या कर सकते हैं, संतुलित करने का प्रयास कर सकते हैं। फिर बात हो रही है अगले आर्टिकल की। अगला आर्टिकल बात करेगा सर्वोच्च न्यायालय ने कांचा गाचाबोवाली जो है एक तेलंगाना में स्थित जंगल की सुरक्षा का आदेश दिया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ये आर्टिकल के बारे में देखेंगे कि आखिर ये है क्या। तो इसके बारे में अगर आप देखें तो कांचा जो गाचाबोवाली जंगल संरक्षण है उसके बारे में अगर हम देखें यहाँ पर, अब देखिए क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को गाचीबोवली क्षेत्र के 100 एकड़ हरित जो भूमि है, तो बुलडोजर वहां पे चल रहा था, उसको क्या किया जाता, परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा था, उस पर फटकार लगे, तत्काल संरक्षण के आदेश दिए हैं। मुद्दा क्या है अगर आप देखें, विध्वंस तेलंगाना के कांचा गाचीबोवली क्षेत्र में हुआ है, जिससे लगभग 100 एकड़ हरे भरे क्षेत्र प्रभावित किया गया है। राज्य ने इस तर्क के साथ सही ठहरा कि भूमि का आधिकारिक जंगल का दर्जा नहीं है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय इस तर्क को अस्वीकृत किया और राज्य सरकार की कार्यवाही की कड़ी आलोचना की। अब यहाँ पे ये चीज़ें जानने की ये आती हैं कि गाचीबोवली जंगल कहाँ है, तेलंगाना में है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इशू क्या हो रहा है कि विकास बनाम पर्यावरण का मुद्दा यहाँ पे निकल के आ रहा है, जो कहीं ना कहीं जो GS3 का पर्यावरण का टॉपिक है वहाँ पे ये कवर करता है। साथ ही साथ पॉलिटिक जो गवर्नेंस है वहाँ पे अगर आप देखें जुडिशियल एक्टिविज्म व इंटरनेस जो इन्वायरमेंटल जस्टिस है उस पॉइंट को यहाँ पे ये टैकल करता है। अब बात अगर हम कहेंगे जो गाचीबोवली है वो तेलंगाना में, ये तो हमने देख लिया।
अब इसके बारे में अगर देखें, एक और यहाँ पे टॉपिक निकल के आता है जो बात करता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की या पर्यावरणीय प्रभाव की आकलन की। तो EIA क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी कोई परियोजना मान के चलिए चलने वाली है, तो उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका पहले ही मूल्यांकन कर लिया जाता है। सपोज दैट एक इंडस्ट्री लगने वाली है जिससे पता चला कि 100 क्वांटिटी में वहाँ जो कार्बन निकलने वाला है, तो उसका इन्वायरमेंट पर निगेटिव इम्पैक्ट होगा, वहाँ पे ट्राइब्स पर क्या निगेटिव इम्पैक्ट होगा, इस सारी चीज़ को आकलन करना EIA कहलाता है। जिसको अगर आप देखें 1978 के आसपास से शुरू हुआ था, लेकिन अगर आप देखें इसको 1994 में कानूनी दर्जा मिला, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 उसके तहत आता है। ठीक है, वर्तमान में अगर आप देखें तो 2006 में क्या होती है, गाइडलाइन जारी होती है EIA की, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज करता है। फिर अगर आप देखें अब ये क्यों आवश्यक, आपको पता है कि संविधान में अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज में अगर आप देखें 51AG ये पर्यावरण सुरक्षा की बात करता है। तो ये सारी बात होती है जिसमें अगर आप देखें EIA प्रक्रिया आवश्यक होता है, जन सुनवाई करना। फिर इसके 4 चरण बेसिकली आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। EIA में क्या होता है, सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग के बाद अगर आप देखें स्कोपिंग होती है। फिर आप देखें इम्पैक्ट एनालिसिस होता है। फिर पब्लिक कंसल्टेंसी या अप्रेजल होता है। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई। अब बड़ी परियोजनाएं अगर आप देखें, बांध है, माइनिंग है, थर्मल प्लांट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें देख ली कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का जो पॉइंट है यहाँ पे निकल के आता है। बाकी सारा इन्फॉर्मेशन है जो आप यहाँ से पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं। अगले आर्टिकल में हम जा रहे हैं बात करने संतुलित व्यापार भ्रम के बारे में, कि ये आखिर है क्या, क्यों सारी चीज़ें बार बार निकल के आ रही हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, गिव मी अ सेकंड। आप अगर देखें तो इससे अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनकी टैरिफ नीति, तो वो उसके वैश्विक प्रभाव की पृष्ठभूमि में यह लेख बात करेगा। अब अगर देखें केवल अब टैरिफ बढ़ा दिया गया, लेकिन अगर अब उस पर दीर्घकालिक जो एनालिसिस होता है, जो लंबे समय का मूल्यांकन होता है, उसमें पता चलता है कि सिर्फ अगर टैरिफ आप बढ़ा रहे हैं तो व्यापारिक घाटे का उससे हल नहीं किया जा सकता। इसके पीछे आपको और सारी चीज़ करनी होंगी, जैसे राष्ट्रीय बचत को प्रोत्साहन देना हो, फिर निवेश का जो संतुलन है उसको बना के रखना हो, है ना, फिर सेविंग्स की बात होती है। तो ये भी क्या होता है, इससे अंतर संबंधित होते हैं। मुद्दा क्यों हुआ कि मुद्दा यही बात है कि अमेरिका ने क्या किया, अभी टैरिफ नीति में बढ़ाई। साथ ही साथ अगर आप देखें अमेरिका की जो टैरिफ नीति व्यापार घाटे की बात करें तो अमेरिका सभी आयातों पर 10% सामान्य टैरिफ, स्टील एल्यूमिनियम पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। इसने प्रतिशोधी कदम को बढ़ावा दिया, खासतौर पर चीन से, जिससे वैश्विक व्यापार युद्ध की संभावना पर चिंता जताई गई है। व्यापार घाटे गहरे आर्थिक कारणों से उत्पन्न होते हैं, जैसे राष्ट्रीय बचत, निवेश में संतुलन, न कि टैरिफों की तरह। तो भारत को लाभ हो सकता है, वैश्विक व्यापार श्रृंखला का पार्ट बन सकता है। ठीक है, तो बात हो गई। अब चीन पर जो निर्भरता घटाने के लिए यहाँ पर भारत क्या लाभ हो सकता है, अगर आप देखें भारत क्या कर सकता है, चीन की जगह ले सकता है। भारत की जो संबंध है अमेरिका से बेहतर है। भारत अमेरिका से आयात भी करता है, रक्षा संबंधी आयात हो चाहे तकनीकी संबंधी आयात हो। साथ ही साथ अगर आप देखें भारत IT सर्विसेज का हब है, तो क्या कर सकता है, भारत अमेरिका में अपनी पहुंच को बढ़ा सकता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे जो इंडिया बेस्ड जो IT इंडस्ट्री है उनको बढ़ावा मिल सकता है। इसके अलावा अगर देखें अब इससे क्या फ़ायदा, इससे बेसिकली फ़ायदा ये होगा, एक तो क्या है कि हमारे यहाँ जो हमारा घाटा है, अगर आप देखें ट्रेड डेफिसिट है, ये कहीं ना कहीं कम होगा। साथ ही साथ अगर आप देखें एम्प्लॉयबिलिटी है वो बढ़ेगी। ठीक है, इसके अलावा प्रोडक्शन बढ़ेगा। हाल ही में अगर आप देखेंगे, आपने एक डाटा देखा होगा कि भारत से जो अमेरिका की तरफ आईफोन का एक्सपोर्ट हुआ बिलियंस में, तो इससे क्या हुआ, तो आपने देखा कि अमेरिका से हमारे संबंध बेहतर हुए, हमने प्रयास किया। अमेरिका का चाइना से जो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट हुआ उसका फ़ायदा भारत को हुआ, तो वही फ़ायदा क्या कर सकते हैं, हम व्यापार में उठा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इस आर्टिकल के बारे में। ठीक है, वैश्विक बाजार पर प्रभाव अगर आप देखेंगे, अमेरिका टैरिफ उपाय, सभी आयातों पर 10% सामान्य टैरिफ और विशेष वस्त्र जैसे स्टील एल्यूमिनियम 25% टैरिफ लगाया है। वैश्विक बाजार पर प्रभाव, बॉन्ड यील्ड घटते इक्विटी मूल्य व संभावित वैश्विक मंदी को लेकर निवेशकों की चिंता को बढ़ाया है। व्यापार संतुलन अक्सर राष्ट्रीय बचत निवेश में असंतुलन को दर्शाते हैं, न कि टैरिफ नीतियों को। भारत पर असर देखें, भारत ने चीन से वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाओं की तलाश करते हुए भारतीय वस्तुओं की वैश्विक मांग में वृद्धि हो सकती है। ये बात हो गई यहाँ पर। अगला आर्टिकल बात कर रहा है यहाँ पर, अब यहाँ पे 2 आर्टिकल हैं बेसिकली। तो जो सेकंड लास्ट आर्टिकल है वो बात कर रहा है किसके बारे में, वो बात कर रहा है यूएस के जो पारस्परिक टैरिफ पर प्रतिक्रिया तैयार करना। अमेरिका ने उन देशों के लिए पारस्परिक टैरिफ की नीति शुरू की है जिनके साथ महत्वपूर्ण व्यापारिक संतुलन है। इसके तहत भारत 26% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की संभावना है। हालांकि भारत का अमेरिका के साथ निर्यात काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह निर्यात मुख्य रूप से कुछ विशिष्ट केंद्रों पर आधारित है। तो अमेरिका के साथ जो ट्रेड का आर्टिकल था हमने ऑलरेडी यहाँ पर देख लिया है। कुछ अगर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं उसके बारे में अगर हम देख लें
तो आप पाएंगे कि अमेरिका का पारस्परिक टैरिफ प्रस्ताव, अमेरिका ने एक प्रस्ताव दिया है कि हम क्या करते हैं, जो इतना सारा टैरिफ ना देके कुछ एक सीमित मात्रा में टैरिफ बढ़ाते हैं, जिससे क्या करें अमेरिका अपने व्यापारिक घाटे को प्रतिपूर्ति कर सके। तो अमेरिका कहता है कि नई योजना में देश विशेष वस्तुएं शामिल होगी। प्रारंभ में 90 दिनों के लिए 10% से बढ़ाया सीमित होंगी, चीन को छोड़कर। भारत को प्रस्तावित पारस्परिक टैरिफ 26% है, जो गैर दंडित अमेरिकी आयातों पर किसी भी मौजूदा टैरिफ के ऊपर लागू किया जाता है। टैरिफ छूट के बारे में बात करता है, कुछ वस्तुएं इनके अतिरिक्त टैरिफ से बाहर रहेंगी, जैसे स्टील है, एल्यूमिनियम है, ऑटोमोबाइल्स है ना, फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर्स, लकड़ी, बुलियंस, ऊर्जा उत्पाद है। भारत का अमेरिका को निर्यात प्रोफाइल, वित्त वर्ष 22 में 13.4 बिलियन रहा, वित्त वर्ष 23 में 13.5 बिलियन रहा, वित्त वर्ष 24 में 12.1 बिलियन रहा। भारत के अमेरिका को निर्यात जीडीपी में मध्यम हिस्सा है, अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें हैं। भारत के प्रमुख निर्यात के बारे में बात होगी, वस्त्र है, रत्नाभूषण है, इंजीनियरिंग सामान है, फार्मास्यूटिकल से, तो इसका भारत क्या करता है, निर्यात करता है। ठीक है, अन्य देशों की गतिविधि अगर आप देखें, चीन उससे अपने कुल टैरिफ को 145% तक बढ़ा दिया है, कुछ अमेरिकी उत्पादों पर 245% तक बढ़ा दिया है। ये इस बारे में यहाँ पे बात हो रही है। फिर अगला आर्टिकल बात करेगा वक्फ कानून के बारे में, कि वक्फ कानून में क्या सारी चीज़ें रही हैं। अगर आप देखें इसके बारे में, वक्फ बोर्ड का पुराना कानून और नया प्रस्तावित बिल जो कानून बना है, पहले में तक सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। अब क्या हो रहा है कि नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट में भी अपील कर सकेगा। दूसरा परिवर्तन, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता तो चुनौती नहीं दी जाती थी, अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। तीसरा, किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्य के लिए हो तो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति होगी। लेकिन अब क्या है, जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, वह वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। चौथा, वक्फ बोर्ड महिला बतौर सदस्य अन्य धर्म लोगों की एंट्री नहीं होगी। अब इसमें बात करें कि वक्फ बोर्ड में 2 महिला व अन्य धर्म के 2 सदस्यों को एंट्री मिलेगी। तो ये तो हो गया परिवर्तन यहाँ पर। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ कानून के तहत संपत्ति पंजीकरण व कानूनी ढांचे पर सुनवाई के दौरान वक्फ अधिनियम 2025 के संशोधन के बाद 3 मुख्य मुद्दों को उठाया है। कोर्ट ने वक्फ व यूजर्स की संकल्पना की वैधता, गैर मुसलमानों का बहिष्करण व इस तरह की संपत्तियों पंजीकरण ऐतिहासिक तरीकों पर सवाल उठाए हैं। तो ये थोड़ा सा मुद्दा यहाँ पे निकल के आया है। अब इस कानून के बारे में तो हमने देख लिया, विवाद के बारे में अगर आप देखें तो मुख्य विशेषताएं जैसे इसकी हैं, अगर आप बात करें मुख्य विशेषताओं के बारे में अगर आप बात करें तो आप क्या पाएंगे, वक्फ बाय यूजर से तात्पर्य, अब इसमें वक्फ बाय यूजर एक कीवर्ड आ रहा है, तो अगर देखो वक्फ बाय यूजर से तात्पर्य उन संपत्तियों से है जो मुस्लिम धार्मिक या चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए निरंतर उपयोग में है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस अवधारणा के दुरुपयोग व वास्तविकता को लेकर सवाल उठाए हैं। कानूनी स्पष्टता भी है यहाँ पर। अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट ने के जो मुख्य न्यायाधीश हैं खन्ना, उन्होंने वक्फ बाय यूजर के दाव पर वास्तविकता या दुरुपयोग को निर्धारित होने वाली अस्पष्टता चिंता भी जताई है। ठीक है, स्पष्टीकरण अगर आप देखें वक्फ नियम के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में भी आर्टिकल बात कर रहे हैं कि अगर आप देखें वक्फ जो पंजीकरण 1923 था ये अनिवार्य है, जबकि वर्तमान कानून में वक्फ अधिनियम 1995 ऐतिहासिक संपत्तियों के दावे के बिना पंजीकरण कानूनी वैधता नहीं रखते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर हो गई। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में जिला कलेक्टर की भूमिका, 2025 के संशोधन में जिला कलेक्टर के सरकारी भूमि पर वक्फ संपत्ति के रूप में वर्गीकृत करने का अधिकार यहाँ पर प्राप्त हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके दुरुपयोग को जोखिम उठाया। अब जहां सरकारी भूमि को बिना न्यायिक जांच के वक्फ के रूप में दावा किया जाता है, कोर्ट ने पूछा कि यह सामान्य संपत्ति क्यों नहीं बनी रहेगी, इसे नागरिक अदालत में तय करने दे। ये बात हो गई यहाँ पर। सामयिक तरह के अगर देखें सीजे विश्वनाथ ने पूछा अगर हिंदू मंदिरों के धार्मिक प्रशासन की मांग करते हैं तो क्या प्रतिक्रिया होगी, है ना। जाहिर सी बात है कि अगर आप देखें जो मंदिर या मस्जिदों को लेकर जो कानून है कहीं न कहीं अस्पष्टता व्याप्त है, तो उसको लेकर यहाँ पर कई सारे मुद्दे निकल के आए हैं। ऐतिहासिक वक्फ दावे की यहाँ पे बात हो रही है, वक्फ संपत्तियों के पैमाने की यहाँ पे बात हो रही है कि वर्तमान में अगर देखें 4 लाख वक्फ संपत्तियाँ जिनमें से कई उपयोग के आधार पर दावा की जाती हैं, ना कि औपचारिक पंजीकरण के आधार पर। बेसिकली अगर आप देखें जैसे कि हमने शुरू में बात की तो उसमें यह था कि जो अधिनियम में प्रावधान किए गए उसमें ऐसा है कि अगर किसी ने दान दे दी है तो वक्फ की ज़मीन मानी जाएगी। अगर दान नहीं दी है, भले ही वहाँ पे मस्जिद हो या कोई मुस्लिम स्थल हो, तो वो क्या है उसकी ज़मीन नहीं मानी जाएगी। साथ ही साथ ऐसे जो चीज़ें हुई हैं जैसे अगर आप देखो वक्फ बोर्ड में महिलाओं को शामिल करना हो, अन्य धर्म के लोगों को शामिल करना हो, तो इससे संबंधित क्या है विवाद लगातार मुद्दे में आए हैं। ये तो बात हो गई इस आर्टिकल के बारे में। इसके बारे में थोड़ा सा एक और आर्टिकल है जो कहेंगे बीपीएससी का है, लेकिन अगर आप देखें इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है हेरिटेज ट्री के बारे में कि पर्यावरण संरक्षण एक ऐतिहासिक कदम के रूप में बिहार सरकार 14 प्राचीन वृक्षों को धरोहर वृक्ष के रूप में मान्यता देने की तैयारी कर रही है। यह वृक्ष 70 से 500 साल पुराने हैं। तो बेसिकली अगर आप धरोहर वृक्ष के बारे में यहाँ पे देखें तो क्या होता है, अब देखिए
हेरिटेज ट्री डिफाइन एज अ वन दैट हैज बीन पास्ट एज 50 ईयर द स्पेसिफिक ऑफ द ट्री में नोटिफाइड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। तो जो 50 साल से ज़्यादा पुराने पेड़ हो जाते हैं उन्हें हेरिटेज ट्री बोला जाता है। अगर आप देखें उनके बारे में कि सिग्निफिकेंस अगर आप देखें, द हेरिटेज ट्री विल बी यूज फॉर डिसाइड कंपनसेटरी मैकेनिज्म, इकोनॉमिक कंपनसेशन फॉर कटिंग ट्री विल बी रिवाइज इंक्लूड हेरिटेज कल्चरल सिग्निफिकेंस। तो ये कल्चरल सिग्निफिकेंस, एनवायरमेंटल जो सिग्निफिकेंस है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए क्या किया जाता है, इनको संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। बैकग्राउंड अगर देखें, लूप होल्स इन एग्जिस्टिंग लॉज हैव अलाउड पीपल टू कट ट्री इजली टू कंटेन दीज एक्शंस हेरिटेज ट्री कॉन्सेप्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस। पहले क्या होता था कि पुराने पेड़ों को काट दिया जाता था क्योंकि उन्हें आर्थिक लाभ ज़्यादा होता था, लोगों को मोटे पेड़ होते थे, लकड़ियों की प्राप्ति ज़्यादा होती थी। तो अब क्या हो रहा है, अब जो कानून अगर लागू करें, शीघ्रता से लागू किए जा रहे हैं और उन्हें गहराई से पकड़ दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें इसका संरक्षण यहाँ पर बढ़ रहा है। इसके साथ अगर देखें, देयर विल बी नीड टू कंसिडर ए ट्री कल्चरल, रिलीजियस, हिस्टोरिकल, ठीक है ना, मिथोलॉजिकल एंड बॉटनिकल इंपॉर्टेंस बिफोर क्लासीफाइंग द हेरिटेज ट्री। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कैसे क्लासीफाई करना है, कुछ उसका साइंटिफिक महत्व, कुछ उसका अगर आप देखें कल्चरल या सोशल उसका महत्व होना चाहिए, साथ ही साथ अगर देखें 50 साल से पुराना होना चाहिए, ठीक है। अभी इससे पहले जो बिहार की न्यूज, इससे पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक अरेंजमेंट किया था हेरिटेज ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी बिहार सरकार ने क्या किया है, बिहार सरकार ने 70 से 500 साल पुराने पेड़ों को ऐसा करने के लिए बात की है। अब ये बिहार में पहली बार हो रहा है। साथ ही साथ देखिए वृक्षों की संख्या अगर आप देखें, 14 वृक्षों को धरोहर की मान्यता दी जाएगी, उम्र जिनकी 70 से 250 साल पुरानी हो। तो ये आज का आर्टिकल रहा जहाँ पे हमने सारी चीज़ें देखी। नेक्स्ट डे मिलते हैं